दो सख्त बाहों ने आकर अर्जुन को पीछे से जकड़ लिया और सहारा देकर उसके पैरों पर खड़ा किया। अर्जुन ने पीछे देखा और जैसे अरसे बाद वह मुस्कुराया, लेकिन तुरंत ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या हुआ? समर्थ उसे हैरानी से देख रहा था। तू? अर्जुन ने समर्थ के चेहरे पर हाथ फेरा। तू यहाँ सच में है? समर्थ ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन ने एक बार उसे अपने सीने में पूरी जान से भींच लिया। लेकिन कैसे? अर्जुन को अभी भी यकीन नहीं कि उसके सामने समर्थ खड़ा है या ये कोई भ्रम है। वो इतनी जल्द इतना स्वस्थ कैसे हो सकता है? या फिर वो दशा पजेशन के चलते थी? क्या देख रहा है? ले पहले पानी पी। समर्थ ने उसके होठों पर बोतल लगाई। अर्जुन को खुद इस समय बेहद प्यास लगी थी। वह एक ही सांस में पूरी बोतल निगल गया। इस पानी का स्वाद कुछ अलग था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसे ये पानी पीकर अचानक बहुत बेहतर, बहुत हल्का सा महसूस होने लगा। जानता था कि तू यही मिलेगा, समर्थ ने कुछ शिकायती लहजे में कहा। मना किया था ना साले तुझे, क्यों आया यहाँ? वर्धन और टिम यहाँ। अर्जुन ने वो खाली बोतल उसे लौटाई। कौन? वो तेरा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और मिट्टी के उस ढेर की तरफ देखा। वहां अब कुछ भी नहीं है। तेरे मुंह से खून निकल रहा है। समर्थ ने अपने रुमाल से उसका चेहरा साफ किया। तू ठीक है? अर्जुन ने फिर थकी सी हामी भरी। मुझे उन्हें ढूंढना है। अर्जुन ने बेल्ट पर लगी सर्विस रिवॉल्वर को टटोला। वो जगह पर ही है। समर्थ, तू अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होगा। जा, घर जा। अर्जुन लड़खड़ाते हुए बेसमेंट के दूसरी तरफ बढ़ गया। समर्थ अब भी अपनी ही जगह पर खड़ा था। आज पहली बार अर्जुन की सनक की हद देख रहा है। उसे इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं कि यहां उसके अपने साथ क्या क्या हो सकता है। वहां चलते हुए अर्जुन ने अचानक पलटकर उसे देखा। क्या? उसने वही से पूछा। वापस नहीं जाना है? कभी दूसरे की सुनना भी सीखा है? उसका चेहरा कठोर होने लगा। उस रात भी कितना मना किया, मत आओ यहां, लेकिन नहीं। अर्जुन गुस्से में हाफने लगा। अब देख लिया क्या कर बैठे हो तुम लोग? और भूत देखने हैं? वह चिल्ला गया, लेकिन समर्थ शांत ही रहा। बाहों को सीने पर बांधे वह अर्जुन को चुपचाप तक रहा था। अर्जुन ने सिर झटक लिया। मैं यहां से नहीं जा सकता, कहते हुए समर्थ अर्जुन के पास आया, खाली बोतल एक तरफ फेंकते हुए। अपनी हालत देख, तुझे मरना है क्या? उसकी आंखें डबडबा आई। मैं जानता हूं मैं मरूंगा, सब मरते हैं, लेकिन कम से कम उनको तो बचा लूं जो मेरे चलते यहां फंस गए। यार अर्जुन, तू पुलिस वाला है और तुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चाह रहा है तुझे फांसने के लिए। समर्थ ने आंखें बारीक की। वो जानते हैं कि तू यहां आएगा उन्हें बचाने, यही तो वो चाहते हैं। अर्जुन के माथे पर लकीरें खिंच गई। समर्थ इतने विश्वास से ये सब कैसे कह रहा है? वो क्या ही जानता है चंद्रदेव कुल के बारे में? जब सब कुछ घट रहा था तब समर्थ होश में ही कहा था। उसके चेहरे पर दया के भाव आ गए। समर्थ, अब खेल आमने सामने का हो गया है। जो होगा देखा जाएगा। मैं तुझे अभी बता नहीं सकता कि इस बीच क्या क्या बीत गया है। मैं जानता हूं अर्जुन, उसने सर्द आवाज में कहा। ये जाने क्या बक रहा है, पता नहीं इसका दिमाग इस वक्त भी ठीक ठाक काम कर रहा है या? अर्जुन के पास बातें करने का वक्त भी नहीं है। चलते चलते बता। वो चलने लगा था कि तो आगे मैं चलूंगा। समर्थ उससे 2-4 कदम आगे बढ़ गया। मुझे यहां के रास्ते पता है। अर्जुन के कदम एक बार फिर ठहर गए। इसे कैसे पता? ये तो इस मनहूस अपार्टमेंट के अंदर आया भी कभी नहीं। कहीं ये कोई भ्रम तो नहीं? उसने पलटकर एक बार उसी तरफ देखा जहां उसे उल्टियां हुई थी, क्योंकि एक बेहुदा सा ख्याल आ रहा था उसके मन में। कहीं मैं उल्टियां करते हुए मर तो नहीं गया? लेकिन वहां उसकी लाश नहीं है तो शायद जिंदा ही हूं। वो खुद से ही बोलता हुआ समर्थ के पीछे गया। तू समर्थ ही है ना? अर्जुन ने पूछा तो समर्थ हंस दिया। ऐसा क्यों पूछ रहा है? समर्थ बेसमेंट में एक जगह ठहर गया। यहां एक गोल ढक्कन है। तू इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? तू होश में आया वहां तक समझ आता है, लेकिन बाइक चलाकर यहां तक। अर्जुन उसके पास आकर ठहरा। दोस्ती में सब करना पड़ता है, खुद को ही देख ले। समर्थ ने बहुत संभल कर बिना आवाज किए वो ढक्कन सरकाया।
इस सीवर लाइन से एक सुरंग जुड़ी है जो हमें वहां तक ले जाएगी, लेकिन उतरने से पहले सोच ले, वापस आना नामुमकिन है। अर्जुन बिना कोई जवाब दिए उसमें कूद गया। समर्थ ने निराशा से सिर हिला दिया और उसके पीछे कूद गया। अब अर्जुन उससे कुछ आगे था। सीवर के लिए बनाई गई ये जगह कभी इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसलिए यहां बस नाम मात्र के लिए नमी थी। तूने बताया नहीं कि तू कैसे जानता है ये सब? यकीन करेगा, अर्जुन ने बस पलटकर एक बार उसे घूरा। उसका दिमाग पहले ही बहुत खराब है। समर्थ को उसका जवाब मिल गया। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। पता नहीं उसके बाद अस्पताल में मैं कोमा में था या कुछ और। तुम लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं, मैं नहीं जानता था, लेकिन वहां मेंटल असाइलम की खिड़की से कूदने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं यही था, इस अपार्टमेंट के हॉल की जमीन पर। सुनकर अर्जुन की भौं में तनाव आ गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे चलता रहा। कुछ विजन से आ रहे थे। मेरे आसपास बहुत सारी परछाइयां थी, आवाजें थी, लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे। जल्द ही समझ में आ गया कि मैं जिंदा लोगों के बीच नहीं हूं, मैं मुर्दों के बीच था, या शायद उनकी रूहों के बीच। मुझे लगता है कि मैं कोमा के दौरान यही था। सामान्य परिस्थितियों में अर्जुन को यह असंभव लगता, लेकिन आजकल उसकी जिंदगी में केवल असंभव चीजें ही हो रही, तो वो केवल भौहें उचका कर रह गया। ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, ये सीवर लाइन सुरंग में बदलती जा रही थी। जब वह काफी अंदर आ चुके तो इन्हें हवा में धुआं मिले होने का एहसास हुआ। कहीं आग जल रही है, अर्जुन ने समर्थ से कहा। वह दोनों इस सुरंग के अंत तक पहुंच चुके थे। अर्जुन 2 कदम आगे था और उसने हाथ से समर्थ को कुछ पीछे ही रोक दिया। इस मोड़ के बाद ही वहां बैठे सैकड़ों लोगों की भीड़ उसे दिखाई दी। कुंड में जलती वह आग दिखाई दी और वहां आसपास जिस तरह वो लोग कुछ बुदबुदा रहे हैं, उनके मुंह से निकल रहे वो शब्द खुद में ऐसा असर लिए हैं कि इस इमारत का एक एक कण उस नकारात्मकता से भर गया है। हवाओं में एक अलग ही कंपन सी उठ रही है, एक तरंग जो अर्जुन को इमारत के अंदर आते ही चुभने लगी थी। इतने सारे लोग यहाँ कैसे जमा है? अर्जुन बुदबुदाया। आज अमावस्या है ना? उसने अंदाजतन समर्थ से पूछा। हाँ, वो रात भी अमावस्या ही थी जिस रात हम यहाँ आए थे, समर्थ ने भारी सी आवाज में कहा और बढ़कर उस तरफ देखा। कुछ सोचते हुए अर्जुन की गर्दन झुक गई। देखकर ही समझ आ रहा है कि आज रात ये लोग कुछ बड़ा कर रहे हैं, शायद चंद्रिका को लेकर। ये किसी को समन कर रहे हैं अर्जुन। समर्थ की आवाज अचानक कांपने लगी। अर्जुन ने पलटकर उसे देखा। उसका चेहरा अचानक बदल सा गया था। क्या हुआ? आर यू ओके? अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं वहां नहीं जाना चाहता। वो यूं घबराने लगा था मानो सीधे मौत ही उसकी तरफ बढ़ रही हो। मुझे घबराहट हो रही है। मैं रिलैक्स। अर्जुन ने उसका कंधा थाम लिया। उसकी आवाज उठती जा रही थी, जो कि सही नहीं था। तू वापस जा। नहीं, तू भी चल। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तू भी चल। तू इस जगह को देख रहा है? उसने समर्थ से शांत लहजे में पूछा। ये जगह लगातार इस्तेमाल होती दिख रही है, यानी ये जगह इनका गढ़ है जहां से ये लोग कांड किया करते हैं, और ये पता नहीं कब से चल रहा है, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। वो तो जो कर रहे हैं, लेकिन तू अकेला आखिर इनका कर क्या लेगा? समर्थ अब भी उसे लेकर उतना ही फिक्रमंद था। यार, मुझे तो वहां की वाइब से ही रोंगटे उठ रहे हैं। अर्जुन पर उसकी घबराहट का कोई असर नहीं हो रहा है। उसे तो बस ये समझना है कि ये जो कुछ चल रहा है आखिर क्या है। अगर सच में वो अर्जुन को घेर कर यहां लाना चाहते थे तो उसकी वजह क्या थी? अर्जुन ने अचानक सिर को झटका दिया। यहां तक आ जाने के बाद अब ये सब सोचना फिजूल है। तू मेरा यही इंतजार करना। उसने रिवॉल्वर को सामने तानते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। वो ये तो नहीं जानता कि ये सब कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन हाँ ये जानता है कि मरने की जल्दी किसी को नहीं होती। मुमकिन है कि उनमें से कोई भी उसकी रिवॉल्वर के सामने नहीं आने वाला। अब जो भी है, बस इतना कह सकता हूं कि पिछली बार मानविक के कारण इनका कबीला ठिकाने लगा था, और इस बार अर्जुन राजपूत के चलते लगेगा। उसने एक गहरी सांस भरी और फ्रीज।
एक कड़कड़ाती सी आवाज में चिल्लाते हुए उसने पहला हवाई फायर किया और गोली की आवाज सुनते ही वहां बैठे सैकड़ों चंद्रदेवों में भगदड़ मच गई। कितना भी कर्मकांड कर ले, लेकिन थे तो ये कहे सुने इंसान ही। फिर यहाँ अर्जुन के अलावा हथियार लेकर आया ही कौन था? इस समय भागकर किसी कोने में छुप जाना ही सबसे बेहतर विकल्प था। साले अनपढ़, फ्रीज बोल रहा हूं, और ये लोग भागे पड़े हैं। अर्जुन ने किलसते हुए समर्थ की तरफ देखा। ऐसे तो ये सब भाग जाएंगे। समर्थ की आंखें भी उस भगदड़ में गुम थी। अरे तू वो बोलना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया वगैरह, शायद तब रुक जाए। चारों तरफ से? अर्जुन ने उसे देखते हुए आंखें कुछ सिकोड़ ली, लेकिन समर्थ का ध्यान उस पर जरा भी नहीं है। खैर, भागने दे सालों को। कहां तक भागेंगे? अर्जुन ने हवा में एक फायर और किया। इस बार सब कुछ शांत हो गया। इस वक्त तक आधे लोग वहां से हटकर बिलों में जा छुपे थे और आधे असमंजस में कुंड के आसपास खड़े रह गए। कुछ देर के लिए सब कुछ ठहर सा गया था। आइए कुमार। इस मीठी स्वागत भरी आवाज के साथ ये सन्नाटा भंग हुआ। दर्जन दो दर्जन लोगों की भीड़ के बीच वह चलता फिरता नर कंकाल उठकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से इनकी तरफ बढ़ने लगा। वो यहां खड़े किसी भी इंसान से ज्यादा लंबा था। अर्जुन और समर्थ दोनों ही 6 फुट के थे, लेकिन इसे देखने के लिए उन दोनों को भी गर्दन काफी उठानी पड़ रही थी। अर्जुन की आंखें उसके पैरों पर गईं। ये कहीं बांस पर तो नहीं चल रहा? अर्जुन ने अपने मुंह के अंदर ही कहा। जैसे जैसे उस हल्के अंधेरे में इसकी छवि साफ होती जा रही थी। अर्जुन को पढ़ाई के दौरान पढ़े कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, स्नायु तंत्र वगैरह सब याद आने लगा। वह समर्थ के कान के पास झुका। ये कोई जिंदा आदमी ही है या इन लोगों ने खास हमें डराने के लिए डिजाइन किया है? आइए कुमार, आपने आने में बहुत समय लगा दिया। अमावस्या की रात कुछ ही देर में ढल जाएगी। हाथ आपस में बांधे वो रास्ते से हटा। आइए, हमारी प्रतीक्षा को सार्थक कीजिए। अर्जुन तो इनसे भिड़ने की पूरी तैयारी के साथ निकला था। मरने मारने को तैयार था, लेकिन यहां तो शब्दों से फूलों की बारिश हो रही है। उसके आसपास खड़े वह सभी लोग अर्जुन के लिए रास्ता छोड़ने लगे। मेरे दोस्त कहाँ हैं? उसके पूछते ही, हम यहां हैं अर्जुन। वर्धन पूरी ताकत से चिल्लाया। आज अर्जुन को यहां देखकर वो इतना भाव विभोर हो गया है कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आ गया यार तू, मैं जानता था कि तू जरूर आएगा। गिरता पड़ता सा वो अर्जुन के पास आकर ठहरा। यहां चल रहा कर्मकांड भी बीच में ठहर गया था, इसलिए अभी वो कुछ बेहतर महसूस कर रहा है। अर्जुन ने उसे इशारा किया कि यहां से निकले। समर्थ, तुम इन्हें लेकर जाओ। बिना उसकी तरफ पलटे ही अर्जुन ने कहा, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। कहीं से आर्यन की आवाज गूंज गई। अर्जुन, वर्धन और समर्थ की आंखें गुफा में चारों तरफ मंडराने लगी। ये बोल कहां से रहा है? अर्जुन बुदबुदाया ही था कि वर्धन के पीछे जो संकरी गुफा थी, वहां से आर्यन टिम की गर्दन जकड़े बाहर निकला। उसके साथ शशांक भी था, जो इस समय अर्जुन को चुनौतीपूर्ण ढंग से घूर रहा था। जब तक ये आह्वान सिद्ध न हो जाए, जब तक कि माई हम पर प्रसन्न होकर हमें अमरता का वह दूसरा तरीका न बता दे, जिससे हम बूले या बीमार होकर दाजू की तरह अपनी लाश नहीं ढोएं। उसने कहते हुए उस जीवित नरकंकाल की ओर देखा। तब अर्जुन को समझ आया कि यही दाजू है, सारे फसाद की जड़। वरन हमेशा जवान और स्वस्थ रहें, तब तक ये लोग कहीं नहीं जा रहे। भीड़ लगभग छंट गई थी। अर्जुन की आंखें मानव की आवाज का पीछा करते हुए वहां कुंड पर गई और जिया, उसके होठों से आहसी निकल गई। जिया, वो पुतले के बगल में बिल्कुल उसी की तरह बैठी है। उसकी आंखें बंद है, उसके दोनों हाथ उसकी गोद में हैं और उन पर किसी खूल की तरह थामे हुए है वो सिर, जिसे वो अस्पताल के एक मुर्दे के शरीर से काट लाई थी। भले ही रोशनी कम है यहां, लेकिन इतना तो अर्जुन साफ देख सकता है कि उसके जख्मों से रिश्ता खून यहां की मिट्टी को नम करता जा रहा है। अर्जुन ने उसे कई बार पुकारा, लेकिन जियाना उन पुकारों पर हिली तक नहीं, ना ही उसने आंखें खोली। मानव उससे कुछ ही दूर 4 हम उम्र लड़कों के साथ वही तीर कमान ताने खड़ा है। उसका एक तीर गलती से भी लग गया तो वो 2 दिनों तक अपने ही शरीर को महसूस भी नहीं कर पाएगा।
उसने एक बार पलटकर समर्थ की तरफ देखा। समर्थ का सिर धीरे से नामे हिल गया। हारकर अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर वापस बेल्ट पर लगा ली। पहले वह जान तो ले कि यहां असल में चल क्या रहा है। मुझसे क्या चाहते हो? कुछ नहीं, बस आपको आह्वान के बाद चंद्रिका माई के शीश को लेकर अग्नि में प्रवेश करना होगा। दाजू ने कहा। आग में कूदकर वापस आना है? अर्जुन ने फिर सवाल किया तो दाजू ने जवाब में दबी और मीठी सी मुस्कुराहट दे दी। नहीं, आपको उसके साथ ही जाना होगा। आपको चंद्रिका के शीश के साथ भस्म होना है। क्या? वो इस जगह मर सकता है? यहां तक तो ठीक था, लेकिन मरना ही है, ये उसे निराश कर गया। लेकिन बात तो केवल चंद्रिका की मुक्ति की थी। राइट? राइट, बिल्कुल उसी की तरह दाजू ने कहा, जबकि उसके हाथ आपस में बंधे ही रहे। तो फिर ये उसके साथ भस्म होने का क्या मामला है? अग्नि ऐसे तो नहीं दी जाती। अर्जुन ने अनमने से कमर पर हाथ रख लिए। अब ये तो हमारे पुरखे ही जाने। हमारे पूर्वजों को जो चंद्रिका माई ने कहा और हमारे पूर्वजों ने जो हमें कहा, हम वही आपसे कह रहे हैं। वो कुटिलता से मुस्कुराया। यूं भी तो चंद्रिका माई के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो यही उत्तम होगा कि आप उनके साथ ही जाएं। अरे आपके पूर्वजों ने ही तो सारा रायता फैलाया हुआ है यार। टिम ने कहा। अभी भी उनके ही हिसाब से चलना है क्या तुम बावलों को? दाजू ने बस जवाब में उसे घूर कर देखा और घूरते हुए उसकी वह बाहर को निकली गोल आंखें और अजीब दिखने लगी थी। अगर मैं ऐसा न करूं तो? अर्जुन ने बीच में कहा। फिर क्या घट सकता है, उसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने भारी सांस भरी। यदि इस आह्वान के पश्चात भी हम उन्हें नया वाहक न दे सके, तो वो यहां उपस्थित हर एक मनुष्य उनके क्रोध का ग्रास बन जाएगा, जिसमें आप और आपके मित्र भी होंगे। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर मन मजबूत करते हुए, ठीक है, लेकिन कम से कम जियाना को तो यहां से जाने दो। उसे मेडिकल अटेंशन चाहिए। उसके लिए हमारे पास कुछ वैद्य हैं, इंस्पेक्टर। दाजू ने एक आदमी की ओर इशारा किया जो कुन के पास अपने काले रंग के बैग में से कुछ इंसानी अंगों को निकालकर सजा रहा था। ये वही डॉक्टर है जिसे वो कुछ घंटे पहले अस्पताल में मिला था। वो अस्पताल जिसमें पांडे को भर्ती किया गया था। उसकी ही गाड़ी अर्जुन अपार्टमेंट के आंगन में खड़ी देखी थी। अर्जुन के दांत भिंच गए। आप बस अपना कार्य कीजिए। जियाना की सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। अगली बात बोलने से पहले दाजू ने कुछ वक्त लिया। अर्जुन को गलत फहमी हो गई कि वह जियाना को छोड़ने पर विचार कर रहा होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जियाना ही अगली वाहक बनेगी और उस शक्ति के साथ उत्पन्न हुई उनकी संतानें भावी वाहक। यह सुनकर समर्थ और अर्जुन दोनों के कानों से जैसे धुआं उठने लगा। तू उसे कुछ नहीं करेगा बुढ़े। जिया एक नॉर्मल लड़की है और वो वैसी ही जिंदगी जिएगी। यही सामान्य जीवन की इच्छा, इंसानों से प्रेम, गृहस्थ सुख, यही तो वह गलतियां थी जो चंद्रिका माई से हुई। एक बार यदि कोई लड़की उस शक्ति के लिए चुन ली जाती है तो वह चाहकर भी सामान्य स्त्री का जीवन नहीं जी सकती। चंद्रिका को भी श्राप ही तो लगा था, लेकिन जियाना पर ऐसा कोई श्राप नहीं है। कहते हुए अर्जुन का हाथ अपनी बेल्ट पर गया, लेकिन वहां रिवॉल्वर नहीं थी। उसकी गर्दन अपने पीछे घूमी। वहां शशांक उसकी रिवॉल्वर से खिलवाड़ करते हुए इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उधर दाजू का भी उसी भाव के साथ मुस्कुराते रहना जाहिर कर रहा था कि अर्जुन की गरज का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। उसने एक आदमी को इशारा किया और वह एक पुराने से बक्से के साथ सामने आया। इस बक्से को देखकर ही अर्जुन को उसके अंदर का अंधेरा, एक घुटन महसूस होने लगी। एक आवाज जो रह रहकर चीख रही है कि मुझे बाहर निकालो यहां से। अर्जुन सांस भर कर रह गया। उस आदमी ने वो बक्सा खोला और उसमें से हड्डियों की एक खोपड़ी निकाली। जैसे ही उसने कुन के पास बिछे लाल आसन पर उस सिर को रखा, यहां खड़े हर इंसान की सिसकारी निकल गई। ये चंद्रिका का सिर था, शतकों पहले जिसे उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। एक अंधेरी रात में जिसे चंद्रिका के अंश के रूप में जमीन में दफन कर दिया गया था। ये वही सिर था। पूरे चंद्रदेव कुल के लोगों में दहशत का दूसरा नाम। शहर में हुई कितनी ही हत्याओं की जिम्मेदार, लेकिन इस समय किसी सामान्य इंसानी खोपड़ी जैसा ही दिख रहा है, जिसकी त्वचा, आंखों, जीभ को कीड़े खा चुके हों। पूरे सिर पर चींटियों का रेंगना इस वक्त भी जारी है।
बस एक चीज है जो आज भी अपनी कुछ गरिमा बचाए हुए है, वो है उसके लंबे काले बाल। भले ही ये भी नाम मात्र को रह गए हैं। इसे देखकर जाने क्यों अर्जुन के दिल में टीस सी उठी। चाहे कुछ हो, लेकिन ये उस इंसान का सिर है जो अर्जुन से बेहद प्यार जताता था। अभी कुछ ही घंटों पहले तो चंद्रिका का वो चेहरा देखा था जो किसी के भी होश उड़ा दे, और उस खूबसूरत चेहरे का ये हाल। उसके दिल में एक हुक सी उठी और उफ! अर्जुन ने नजरें फेर ली। दृष्टि न फेरे कुमार, ये आप ही की चंद्रिका है, इन्हें आप ही के हाथों मुक्ति मिलनी है। दाजू ने उस खोपड़ी पर कोई क्रिया आरंभ की। अर्जुन हथियार होने के बावजूद जैसे निहत्था था और असहाय था। सभी की आंखें दाजू और चंद्रिका की उस खोपड़ी पर थी। कोई नहीं जानता था कि अब आगे क्या होने वाला था।